हाय एवरीवन, दिस इज़ अंशु सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो उस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बात यह है कि इंटरव्यू पैनल आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताऊंगी। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, उसको मैंने कई हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो पहला डिवीजन का जो मैंने टाइटल रखा है वो है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अब टेल अस अबाउट योरसेल्फ में सिर्फ यही नहीं है कि दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो तो है ही दैट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल कम दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर क्वेश्चंस एज वेल, लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, then why should we select you? Okay. The next question would be, tell us something that is not mentioned in this list. जो भी आपने अगर CV है या फिर आपका फॉर्म का एप्लीकेशन लेकर बैठा है, तो tell us something that is not mentioned in this information sheet, whatever जो भी है उनके पास. Then what are your strengths and what are your weaknesses? इन दो क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या दीजिएगा। मैं इसके आंसर्स जो हैं वो आपको अच्छे से रेडी करवाऊंगी। आइए पहले आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब पार्ट 1 के बाद हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन होगा वो जनरली आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड मैंने रखा है। इसको मैंने टाइटल दिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर ज़रूर आके अटक जाते हैं। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपने अगर आप पीएचडी हैं या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया, तो ये दोनों केसेस में ही एक्सपेक्टेड है कि आपसे रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट ज़रूर किया जाएगा कि आप इसका जवाब दे सकें। लाइक व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, difference between the qualitative research and quantitative research, then what is mixed kind of a research, ठीक है। सैम्पलिंग के बारे में हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग या सैम्पलिंग से रिलेटेड कोई भी उसके एक टाइप के बारे में, डिफरेंस बिटवीन कुछ रिलायबिलिटी या वैलिडिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेजरिज्म के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। देन रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड दैट हाउ यू वुड इंश्योर कि आपका रिसर्च जो है वो सारे एथिक्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइटेशन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। साइटेशंस के कितने स्टाइल्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन हुआ हो सकता है। कुछ ऐसे एसपीएसएस या एनवीवो या इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बातें किया जा सकता है कि आप उससे कितना हैंड्स ऑन हैं। तो ये सारे कुछ हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ, और ये है कि इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पर पैनल इवैल्यूएट करती है कि क्या आप सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं या फिर आप एक फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। यानी कि इस सेक्शन में जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए इस प्रिपरेशन को यहाँ पर आप लाइटली मत लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी नोट्स पलटने लगें और उसमें पढ़ाई शुरू कर दें और अभी से आप उसको रिवाइज करें। आप एक बार इन सारी चीज़ों को पलट ज़रूर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ के मत जाइए, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पैनल कभी भी शुरू में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन्स नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है? वो पहले आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेगी, फिर धीरे-धीरे आपसे कुछ मॉडरेट से लेकर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन्स तक पहुँचेगी। इस तरीके से वो सीक्वेंस बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप बेसिक्स में ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो पैनल का जो इंप्रेशन है ना, वहाँ अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सब्जेक्ट प्रिपरेशन का कुछ गोल्डन रूल है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। और मेरी रिकमेंडेशन है कि हर कैंडिडेट जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए 10 इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे कि कोर कॉन्सेप्ट्स, ये अच्छे से समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट थिंकर्स, ठीक है? देन ऑथर्स, उसके अलावा मेजर थ्योरीज आपसे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट बुक्स को प्लीज़ हल्के में लेकर मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली आपने जो भी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उसको भी देख कर जाइएगा कि उससे रिलेटेड कौन से रिसर्च हुए हैं, उससे रिलेटेड किस टाइप्स के रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं, ये सभी आपको देख के जाना है। करंट डेवलपमेंट्स, आपके सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर एप्लीकेबल है आपके सब्जेक्ट में तो, ठीक है? वो सब। देन एनईपी से रिलेटेड आपको क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये सब क्या है। तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक, बिहार से रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक नॉलेज भी प्लीज़ उसको पढ़ कर जाइएगा। बिहार से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक नॉलेज। अपने स्पेशलाइज़ेशन और अपनी पीएचडी टॉपिक को भी अच्छे से याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। डेफ़िनेशन रटने की जगह कॉन्सेप्ट समझ कर जाइएगा, और हर आंसर में अगर पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम्पल में स्कॉलर का नाम और रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस जो हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। तो ये आपके आंसर्स को कह सकते हैं कि दूसरे कैंडिडेट से अलग ज़रूर बनाएगा।
और यहाँ जाते-जाते मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास छोड़ कर जा रही हूँ जिसकी आपको तैयारी करनी है और अगले सेशन में मैं भी आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स को तैयार करने में आपकी मदद करूँगी। पर पहले तो आपको खुद अपने आप को वहाँ पर रखकर इस क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है और अच्छी तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। देन व्हाई असिस्टेंट प्रोफेसर? आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? देन हाउ व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको क्यों हायर करें? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर यूनिवर्सिटी? अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे? तो आप यहाँ पर अपना आंसर्स बताइएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन योर रिसर्च, एक्सप्लेन एनी पब्लिकेशन ऑफ योर्स, अपना कोई पब्लिकेशंस है तो आप उसके बारे में बताइएगा। उसके अलावा एक्सप्लेन वन टॉपिक फ्रॉम योर सब्जेक्ट। हो सकता है देखो 2 तरीके से पूछे जाते हैं टॉपिक। एक तो ये भी हो सकता है कि पैनल आपसे ये पूछे कि आप बताओ आप कौन-से टॉपिक में या आपके सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट टॉपिक कौन-सा है जिसमें आपको आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो। अगर इस तरीके से तो वो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक वहाँ पे बताएँगे और जैसे ही आप उनको बताएँगे तो वहाँ से वो आपको क्वेश्चन्स वहाँ पर थ्रो करना शुरू करेंगे। तो अगर आपका ऑफ कोर्स वो टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप उसका जवाब दे पाएँगे और दूसरा तरीका है कि आपसे इन जनरल वो कोई भी क्वेश्चन पूछे। बट जनरली मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर। देन आपको बताना है क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि को अगर रिसर्च से रिलेटेड है तो बेसिक से लेकर डिफिकल्ट तक क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ रिसर्च ओरिएंटेड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव किसी टूल एनालिसिस टूल के बारे में भी सवाल हो सकती है, आपको उसके बारे में बताना है। उसके बाद रिसर्च एथिक्स के बारे में सवाल हो सकती है, जैसे प्लेजरिज्म के बारे में या फिर कुछ रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड आपसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। एनईपी जो है 2020 उसके बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इससे सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में भी आप एक बार उसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। एक सवाल कुछ सिचुएशनल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दे दिया जाए और वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही नोटोरियस हैं और वो बिल्कुल भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो उस केस सिनेरियो में आप किस तरीके से उनका अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देन वीक स्टूडेंट्स आपके क्लास रूम में हैं, तो उन वीक स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए? अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट इश्यूज़ जो हैं, वो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट आउट हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी अफ़ेयर्स हैं, जितने भी करंट अफ़ेयर्स हैं, उसको प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा। उसके बाद फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा जा सकता है। फ्यूचर रिसर्च प्लान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप आगे किस विषयों पर अपना रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे एआई के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि एआई का एरा है और टीचिंग भी कहीं न कहीं एआई से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो उसमें भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर आप एआई की मदद से किस तरीके से टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं या फिर उसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन का जवाब आए। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन्स का जो आंसर देना ज़रूरी नहीं होता है। पैनल ये नहीं देख रहा है कि हम एनसाइक्लोपीडिया हैं या फिर हम चैट जीपीटी हैं। वो यही देख रही है कि आपको आंसर्स नहीं आते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो कुछ मिस्टेक्स जो हैं हम लोग जनरली करते हैं। कभी भी गलत आंसर मत दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। पैनल एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि उन्हें कैंडिडेट गेस कर रहे हैं, उन्हें आंसर नहीं आता। एक गलत आंसर कभी भी कभी-कभी आई डोंट नो से भी ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ देता है। मिस्टेक नंबर 2 कभी भी पैनिक मत करिए अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा तो फेस एक्सप्रेशंस जो हैं बदल जाता है, ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा। वॉइस बहुत शेक होने लगती है। पैनल को लगेगा कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए काम एंड कंपोज़्ड रहिए वहाँ पर, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखिए और आराम से जवाब दीजिए। अब इसमें बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए अगर आपको जवाब नहीं आता है तो? इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही पोलाइटली बोलिएगा अगर जवाब नहीं आता है तो, "सर, मैम, आई एम सॉरी एट दिस मोमेंट। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्ज़ैक्ट आंसर, बट आई विल डेफिनिटली रीड अबाउट इट आफ्टर दिस इंटरव्यू।" एक ये भी है। दूसरा ऑप्शन ये भी आप ले सकते हैं दैट आई एम सॉरी सर, आई डोंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज ऑन दिस टॉपिक एट प्रेज़ेंट। यानी हिंदी में कि मुझे जवाब नहीं आता है क्योंकि इंटरव्यू में के बाद आप इस क्वेश्चन्स का आंसर जो है, वो आप अच्छे से समझिएगा और अपने अंडरस्टैंडिंग को इसमें और डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक डिप्लोमैटिक आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं।
तो आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार हर दिन वीडियोस लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर, फॉर्म की इन्फॉर्मेशन से लेकर आपके सिलेक्शन तक का एक रोड मैप बना सकूँ और आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव